नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। प्रीलिम्स का आंसर की भी आ गया है। आप लोगों ने अपना अपना मैच कर लिया कि 67th में किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कट ऑफ की चर्चा नहीं करूँगा। आपको पता होगा कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है। अगर आप 67th मेंस लिखने के लिए होपफुल हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर होपफुल नहीं भी हैं तो 68th का मेंस भी जल्दी ही होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा ये वीडियो। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग फॉर बीपीएससी कि जब आप बीपीएससी का जीएस का पेपर लिखते हैं या फिर ऑप्शन का पेपर लिखते हैं तो उसमें कुछ थंब रूल्स हैं। और इनफैक्ट एग्जाम से पहले भी आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होता है और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उस पर भी ध्यान देना होता है। तो हम वही वही सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मुझे आप लोगों से काफ़ी लोग जानते भी होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चूंकि मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो ये बना रहा हूँ, तो मेरी भी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि मैंने 63rd बीपीएससी में मेरा 204 रैंक आया था और 64th बीपीएससी में रैंक 147 था। उसके बाद मैंने 65th और 66th दोनों का मेंस दिया और दोनों मैंने क्लियर भी किया, दोनों की इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था। लेकिन चूंकि मेरा 64th में ऑलरेडी एक लेवल 9 की पोस्ट मिल गई थी, तो उसके बाद मैंने 65th के चॉइसेस और 66th में 2-3 पोस्ट का ही नाम भरा था। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि मैंने 63rd, 64th, 65th, 66th चारों मेंस दिए हैं और चारों मैंने क्लियर किए हैं। तो आप मेरी स्ट्रेटजी पे यकीन कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, कभी ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला इंसान तो रहा नहीं मैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क की है तो आप लोग के लिए वर्क करेगी। और जो जो चीज़ें मैंने की है वही वही बताऊँगा और उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगे अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो 2 पार्ट होता है कि एक एग्जाम के पहले क्या करना है, फिर मेंस जो आंसर राइटिंग के कुछ रूल्स हैं मैं वो करूँगा डिस्कस। तो सबसे पहले हम ये करेंगे डिस्कस कि एग्ज़ाम के पहले क्या करना और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले करते हैं शुरू की अभी जैसे 2 या ढाई महीने बचे हैं। सुनने में आ रहा है कि दिसंबर लास्ट में मेंस होने वाला है। तो आप बचे ढाई महीने में आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान आप मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है बेसिकली। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेज भी आ रहे हैं पिछले 5-6 दिनों में। बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है और क्या बोलते हैं। और मतलब अभी घर पे हैं वो लोग, तो पटना शिफ्ट होना है, पटना में रूम लेना है। और ये भी काफ़ी सारे कोचिंग ने अपना 60 डेज या 70 डेज का 80 डेज का कोर्स भी शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वो कितना बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि मैंने तो कभी कोई कोचिंग की नहीं। और मैं भी इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। डू नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग। कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे। मतलब अगर फ़ायदा होगा में तो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना आपको रहेगा नहीं। आपके पास अभी हार्डली मतलब 80 से 90 दिन का समय है ना। और उसमें आप हर दिन 3 से 5 घंटे कोचिंग में देंगे। सॉरी 3 से 5 आवर हर दिन कोचिंग में देंगे तो आपके पास खुद का टाइम नहीं बचेगा। काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है वो खुद लेक्चर अटेंड करना, आना जाना, ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। और सबसे मेन बात ये है कि बीपीएससी जो भी चीज़ें पूछती है ना वो आप बिना कोचिंग के ईजिली कर सकते हैं, ठीक ना। तो कोचिंग ज्वाइन करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। अंत में अपने प्रीसियस टाइम को समझिए और कोचिंग में टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे कोर्सेस आ गए हैं, बहुत अट्रैक्टिव नेम से कोर्स आ गए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो प्लीज़ अभी तो कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। अगर आपको पहले ज्वाइन करना होता तो कर लेते, जब आपकी प्रिपरेशन 1 साल 1.5 साल तो आपके पास एम्पल टाइम था, जो भी था ठीक है, तब आप कर लेते कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अभी करके भी आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए और सब कुछ हो जाएगा। बहुत इजी होता है इनफैक्ट मेंस निकालना, प्रीलिम से भी ज़्यादा आसान होता है। तो कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। और दूसरा आते हैं यही कि टेस्ट सीरीज की वही सेम बात है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना है प्लीज़। ये सब मत क्या कीजिए। एक तो जो भी यहाँ टेस्ट सीरीज मिल रहा है उनके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सही में वो नहीं होता। बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चन ही पूछ देते हैं। थोड़ा अपने नोट्स पे फोकस कीजिए, नोट्स ये सब बनाइए, सारे डायमेंशन को कवर कीजिए किसी भी टॉपिक का, और कुछ कुछ आंसर लिख लीजिए अपने घर में बैठ के। मैंने पर्सनली तो मेरा तो यही रिकॉर्ड रहा कि जो भी मैंने मेंस दिया उसमें कभी मैंने कोई आंसर राइटिंग नहीं की। लेकिन मुझे पता है कि सब एक लेवल पर नहीं होते हैं, बट फिर भी उसके लिए आपको 10 टेस्ट, 15 फुल लेंथ टेस्ट, 20 फुल लेंथ टेस्ट
और ऑप्शनल का टेस्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ आंसर लिख लिए और आपकी जान पहचान में जो भी मतलब, तो सब लोग की जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता ही है जो बीपीएससी क्लियर कर रखे होते हैं, या फिर जिनको आंसर राइटिंग का आइडिया होता है, तो उनको दिखाइए और वही आपका इवेल्यूएशन कर देंगे। या फिर आप मुझे भी भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर जहाँ पे आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं कि आप 15-15 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, और वो सब क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते भी नहीं और आपका कुछ ज़्यादा टेस्ट भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कोचिंग में जब टेस्ट सीरीज देंगे उसका फीडबैक सबका मोर लेस सेम होता है, और वो फीडबैक क्या होता है, वही 3-4 फीडबैक देते हैं, इंसर्ट मोर डायग्राम्स एंड फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मतलब नहीं होता है वो प्रोडक्टिव। तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे तो मतलब पैसे वेस्ट करने की बात भी नहीं, वो ठीक है, काफ़ी मिनिमम अमाउंट होता है, 10,000 15,000 जो भी। मुझे पता है आप लोग में से काफ़ी सारे लोग अफोर्ड कर लेंगे, बट फिर भी अभी 2.5 महीने में ये सब टेस्ट, अभी आपका खुद का नोट्स कंप्लीट नहीं है। अभी मुझे पता है कि आप लोगों में से जीएस पेपर 1 के लिए सेक्शन बी और जीएस पेपर 2 के लिए सेक्शन बी, जिसमें लिटरली नेवर एंडिंग टॉपिक्स हैं, उसमें आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई है, आप लोगों ने ऑप्शनल अच्छे से नहीं किया होगा, और आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज हर चीज़ का इलाज है। तो सॉरी, ये किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, इसको ज्वाइन मत कीजिए प्लीज़। डोंट गो फॉर टेस्ट सीरीज। 1-2 कर लेंगे बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे अच्छा PYQ मतलब अपने घर पे बैठ के लिख लीजिए और किसी को इवेल्यूएट करवा लीजिए, या फिर खुद से देख लीजिए, आपको भी पता होगा कि आपने क्या लिखा, उसमें क्या क्या मतलब कि मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक ना। तीसरा एक और बहुत ही स्टूपिड सा क्वेरी होता है, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अभी क्यों एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ मतलब नहीं है इसका, कुछ इससे नहीं आता है। और बहुत सारे बोलते भी कि एनसीईआरटी पता नहीं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, मतलब बीपीएससी के लिए तो ना ही मुझे प्रीलिम्स में ना ही मुझे मेंस में काफ़ी ज़्यादा हैंडी लगता है। यूपीएससी के लिए होता होगा माइट भी, बट बीपीएससी में एट एनी लेवल एनसीईआरटी कोई खास जरूरत नहीं है, अगर बस ज्योग्राफी के 2 बुक, ये 11th और 12th के 2 बुक को छोड़ दिया जाए तो एनसीईआरटी इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। और मेंस के तो खैर बिल्कुल नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो प्लीज़ अभी ये सब एनसीईआरटी सब का बकवास मत कीजिए, एनसीईआरटी मत पढ़िए प्लीज़। चौथा एक और क्वेरी आता है मेरे पास हर दिन, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लेनी है, ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक लेनी है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी कहाँ पे एकदम बना बनाया सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, है ना, और एकदम करेंट अफेयर्स का सारा टॉपिक कहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा कोई सोर्स एक सिंगल नहीं होता, और मेंस का तो फर्स्ट रूल ही है कि इसमें कोई भी बुक इफेक्टिवली काम नहीं करती है। आपको किसी टॉपिक में कोई बुक किसी टॉपिक में आधा मिल जाएगा, उसका एक सेक्शन किसी और बुक में मिल जाएगा, बहुत सारी बातें इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बहुत सारी बात आपको गूगल बुक्स में जो कुछ कुछ पेजेज मिलते हैं उसमें मिल जाएंगे, बहुत सारी बात आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएगा। तो ये सब मत बोलिए कि मतलब कि कौन सा बुक फॉलो करना है कौन सा नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स भी हैं जो मतलब ये दावा करती हैं कि बस इतना पढ़ लीजिएगा तो मेंस निकल जाएगा। मतलब ठीक है, आपका सिलेबस उससे माइट भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपका आंसर कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल वे में नहीं लिखा जा सकेगा, उसमें मतलब बहुत ही नॉर्मल सा आंसर लिखा जा सकेगा, और वो इनफ नहीं होगा आपको अच्छा रैंक दिलवाने के लिए। तो ये सब गलतियाँ मत कीजिए, एक सिंगल सोर्स पर स्टिक मत कीजिए। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो कीजिए। आपके पास सबके पास फिंगर टिप इंटरनेट अवेलेबल है, मैं तो बार बार बोलता हूँ, इंटरनेट का एक्सटेंसिवली यूज़ कीजिए और एक सोर्स पे बिल्कुल स्टिक मत कीजिए प्लीज़। ये अपना आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बात नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। पांचवा ये है कि अभी फिर से मेंस आ गया है, तो आप लोग तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि प्रीलिम्स लिखने वाले 95% लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, खासकर प्रीलिम्स से पहले तो बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं। और अब जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म होता है एक ईफोरिया जनरेट होता है कि भाई अब तुम न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो करना है, और 3-4 न्यूज़पेपर हर दिन 2-3 घंटे पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, कभी भी जैसा पेपर पढ़े तो वैसा पढ़िए, और आइडियली पेपर में 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए, कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको कंपाइलेशन में मिल जाएंगी, मतलब और कहीं भी न्यूज़ मिल जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर ही न्यूज़ का एक सोर्स होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है उसको स्किप नहीं कीजिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं रखना कि सुबह 6 से 9 पेपर ही पढ़ने में लगे, उससे वैसे नोट्स बनाने में लगे हैं जो बीपीएससी शायद ही कभी पूछेगा। थोड़ा स्ट्रेटजी डिफर करती है यूपीएससी से, तो इस बात को समझिए, तभी आप ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। नहीं तो अगर आप
बीपीएससी के मेंस को यूपीएससी के मेंस का अगर एक स्मॉलर वर्जन मान लेंगे ना, तो शायद आपको दिक्कत होगी, क्योंकि स्मॉलर वर्जन नहीं, यहाँ पे कुछ अलग, मतलब वहाँ से चीज़ें आसान है लेकिन कुछ अलग करना होता है। तो बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए जो आप वहाँ पे करते हैं, या फिर आपको एक टॉपर्स बताते हैं जो मेनली यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं और अच्छे से उनका बीपीएससी निकल जाता है, तो वो बेसिकली वही वाली बात बोल देते हैं यूपीएससी वाली, वो सब मत कीजिए। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि काफ़ी शॉर्ट में बता दिया मैंने, और ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला आता है कि हाँ, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो समझिए। सबसे पहले उसमें 2 ही बात इंपॉर्टेंट थी, 3 की, कोचिंग ज्वाइन नहीं करना, टेस्ट ज्वाइन नहीं करना, एनसीईआरटी टाइम वेस्ट नहीं करना, और पेपर ये सब ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और एक सिंगल सोर्स से अपने नोट्स के लिए, मतलब बिल्कुल उस पर बिल्कुल एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। हाँ, नहीं तो वो आपका आंसर फिर वही भीड़ में खो जाएगा। वही सेम बातें 6,000 लोग 8,000 लोग मेंस में लिखेंगे, फिर आपका कॉपी स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा उस भीड़ में, आपको मार्क्स भी उसी भीड़ के जैसा मिल जाएगा, और रिजल्ट भी शायद फाइनलिस्ट में ना नहीं आएगा, रिजल्ट क्या, शायद इंटरव्यू का बुलावा भी नहीं आएगा, जो भी हो। अब आते हैं क्या क्या करना है एग्ज़ाम से पहले, क्या क्या मेन चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है, इसको बहुत सारे बच्चे अभी से नज़रअंदाज कर रहे होंगे। आपका प्रीलिम्स खत्म में 10 दिन हो गया, और ये उसी दिन से शुरू हो जाता था, जैसे सितंबर 30 को आपका प्रीलिम्स था ना, तो ये अक्टूबर 1 से ही शुरू हो जाना चाहिए था। एक तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए ही, पटना एडिशन। और ये किस लिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसमें आप देश विदेश पेज पढ़िए और बिजनेस पेज पढ़िए और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़िए। ये बहुत ज़रूरी, सॉरी, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है बिहार के न्यूज़ के लिए। ऐसा चीज़ है ना कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग कितना भी करंट अफेयर से कंपैरिजन डाल दें, बिहार की न्यूज़ आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर दिन पेपर का पता है, बिहार का न्यूज़ के लिए आपको, जैसे मैंने जो लिखा है कि हिंदुस्तान का पटना एडिशन मुझे सबसे अच्छा लगता है, और दैनिक भास्कर का भी पटना एडिशन काफ़ी अच्छा है। और आइडियली हर दिन न्यूज़पेपर में 2 से 3 न्यूज़ ही होता है जो आपके काम का होता है। और ऐसा न्यूज़ है कि आप वो स्किप कर देंगे ना, तो शायद आपको वो न्यूज़ कभी दोबारा देखने में नहीं मिलेगा, ना ही आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, ना ही वो नेशनल न्यूज़ में आएगा, ना ही वो इंटरनेशनल न्यूज़ में आएगा, ना ही आपको ट्विटर पे मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ये स्किप मत कीजिए। आप ऑलरेडी 10 दिन स्किप कर चुके हैं, और इसकी भी टेंशन मत लीजिए कि ये 2 महीने पढ़ने से क्या होगा। ये 2 महीने पढ़ने से बहुत कुछ हो जाएगा। वही सब सेम टॉपिक, सेम स्कीम्स, न्यूज़पेपर में हमेशा वही सेम चीज़ें आती रहती। तो अगर आप 2 महीने का पढ़ रहे हैं अभी से भी, और आइडियली 2.5 महीने का होगा, तो आप वो आइडिया, मतलब इफेक्टिवली वो 4 से 5 महीने का कवर कर चुके होंगे। क्योंकि वही सब न्यूज़ में, मतलब मैं बहुत दिन से पेपर पढ़ रहा हूँ, लगातार मैं पढ़ता हूँ पेपर। सुबह सुबह तो मैं हिंदुस्तान का पीडीएफ पढ़ ही लेता हूँ उठ के। तो मैंने देखा है कि एक ही न्यूज़ आती रहती है हर 15-20 दिन पे। तो अगर आप 2.5 महीने में पढ़ लेंगे ना, तो अच्छे से पिछले 4-5 महीने का कवर हो जाएगा। जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अभी आज ही पेपर में न्यूज़ आई है कि एक ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या बोलते हैं, एक बाघ आदमखोर हो गया था, है ना। और वो 8-9 लोगों को मार चुका था, और फाइनली अथॉरिटी ने परमिशन दे दी कि बाघ को जान से मार देना चाहिए। तो हैदराबाद से टीम बुलाई गई थी, और बाहर से टीम बुला, और ये शायद पुणे से टीम आई थी, और माइट भी नोएडा से, हाँ, एक मतलब हैदराबाद तो था। तो फाइनली उस बाघ को कल शाम में मार गिराया गया। अब सोचिए, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस टॉपिक है ना। तो और उसका वैसे वैसे क्वेश्चन तो खैर बीपीएससी में दिखते ही रहते हैं, जो टॉपिक बिल्कुल ही जेनरिक सा होगा, और उसमें आप आंसर जितना चाहे उतना अच्छा लिख सकते हैं। तो जैसे अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आ गया, उसमें आप ऑब्वियसली मतलब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिख ही सकते हैं। और सोचिए अगर आप इस इंफॉर्मेशन को उसमें दे दे जो प्योरली बिहार से है रिलेटेड, आपको पता है कि आप अपने आंसर में जितना बिहार की चीज़ें डालेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये बात अपने मन में बिठा लीजिए। तो सोचिए ये इन्फॉर्मेशन तो और कोई नहीं लिख पाया, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ थी नहीं, थी तो ये बड़ी न्यूज़, क्योंकि ये न्यूज़ मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। मतलब 15-20 सितंबर से ही न्यूज़ में आ रही थी। इसको 26 सितंबर को ही बाघ को मारने का परमिशन दे दिया गया था, टाइगर को। उस टाइगर नाम T105 था, ऐसे उनका नाम दिया जाता है। टी के साथ कोई एक न्यूमेरिक ऐड कर दिया जाता है।
तो मतलब ऐसे ऐसे ये बहुत ही छोटा इन्फॉर्मेशन था, छोटा न्यूज़ था, लेकिन फिर भी आप इसको कितना इजीली किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आंसर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि शायद बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। और यही सब बातें हैं जो आपके आंसर को बाकी आंसर से अलग करेगी। सो प्लीज़ यू कांट अफोर्ड टू मिस बिहार न्यूज़पेपर एट एनी कॉस्ट। इसको जितना इंपॉर्टेंट मानना है मान लीजिए, इसको जितना स्टार मार्क करना है कर लीजिए। इससे ज़्यादा मैं इस बात पे एम्फेसिस नहीं कर सकता, सॉरी एम्फेसाइज नहीं कर सकता। दूसरा एक आता है जॉट डाउन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स डेली। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। खास करके ये काम देगा आपको जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में और जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 में। ये आपको पता है कि जीएस पेपर 1 का सेक्शन 2 नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, एंड जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट है। ऑब्वियसली इसमें दोनों में 3-3 आंसर ही लिखने होते हैं, 3 जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में, 3 जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 में। लेकिन इस 3 और वहाँ पे कभी 4 क्वेश्चन होते हैं और कभी 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में 3 करना होता है या कभी 4 में 3 करना होता है। लेकिन बात यह है ना कि इसी 3 क्वेश्चन को लिखने के लिए पता नहीं आपको कितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए तो जितने भी इंडिया के और नेबरिंग कंट्री के साथ संबंध है, या फिर जो बड़ी कंट्री है फ्रांस, यूके, यूएसए, उसके साथ संबंध है, अभी जो नेशनल इंटरनेशनल में जो भी मुद्दे चल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, वो सब कवर करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इस 3 आंसर को लिखने के लिए दोनों में ऑन एन एवरेज आपको 50-50 टॉपिक तो कवर करना ही पड़ेगा, तभी आपका ये फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आपने 45 भी कवर किया तो क्या पता बाकी जो 5 क्वेश्चन आए वो उसी बचे हुए 5 से आ जाए। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जॉट डाउन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स डेली। मतलब और ये ऐसी चीज़ है ना कि आपके मन में कोई टॉपिक आएगा लिखने के लिए, मतलब कोई ऐसा होता है कि आपके मन में कोई टॉपिक आता है फिर वो आपके मन से निकल जाता है। तो जैसे ही कोई टॉपिक आपके मन में, भले उसमें उसका नोट्स मत बनाइए, लेकिन अपने फ़ोन में एक नोट एप्लीकेशन रखिए, एक कीप नोट एप्लीकेशन आता है, गूगल का ही है, उसमें कम से कम उस टॉपिक को लिख लीजिए। क्योंकि वो अगर टॉपिक आपके दिमाग से दोबारा निकल गया तो फिर दोबारा वो आपके दिमाग में आने वाला भी नहीं है। अभी की बात है, मैं कल परसों से सब बच्चों को बता रहा हूँ कि जीएस पेपर 2 में पॉवर्टी मतलब इम्पॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट है, एक कल्चर इम्पॉर्टेंट है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था, जब इसे चीज़ें मैं लिख रहा था, तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैंने अब तक किसी बच्चे को फूड सिक्योरिटी की बात नहीं की है। तो सोचिए मेरे दिमाग से ये फूड सिक्योरिटी का टॉपिक पिछले 2 दिन से निकला हुआ था। और इनफैक्ट ये 63rd में भी क्वेश्चन आया था, 64th में फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो मेरा बोलने का मतलब बेसिकली ये है कि टॉपिक जैसे दिमाग में उसको अपने फ़ोन के कीप नोट एप्लीकेशन में लिखिए, भले उस पर नोट बाद में बनाइएगा लेकिन उसको लिखते जाइए। टॉपिक दिमाग में आते हैं, निकल जाते हैं, फिर दोबारा आते हुए नहीं है। एकाएक वो टॉपिक आपको एग्जाम में दिखेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। और बाकी ये सब कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ जब भी दिमाग में टॉपिक है उसको लिखते जाइए। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉज इंटरनेट एक्सटेंसिवली। इसका आप लोग इम्पोर्टेंस समझिए इस पॉइंट का। आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबके पास आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, फिंगर टिप पे पूरा दुनिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्लीज़ उसको यूज कीजिए, और ये करेंगे तभी आपका आंसर में ज़्यादा कंटेंट आएगा, ज़्यादा सब्सटेंस आएगा। और आपका आंसर में, क्योंकि देखिए बाकी जो स्टैटिक्स चीज़ें हैं ना वो सबको पता है, और मार्केट में मोर और लेस सेम चीज़ें मिल रही है, सेम सोर्सेस की चीज़ें मिल रही है, सबको पता है। लेकिन जब तक आपके आंसर में कुछ नया नहीं दिखेगा, आप मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, और कर भी लिया तो बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाएंगे आप। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। जो भी मन में रैंडम कीवर्ड्स, और उसमें कोई एक सिस्टम भी नहीं होना चाहिए कि ये साइट देखनी है, वो साइट देखनी है, रोज़ द हिंदू खोल देना है, द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन देखना है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आपको कोई नई चीज़ नॉलेज मिले, उसको जो भी मिलेगा उसको लिखते जाइए बस, और इसका कोई उपाय नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं, बहुत छोटा एग्जांपल है, 1 मिनट का है। कि जैसे पटना कलम पेंटिंग, सबको पता है कि बीपीएससी को कितना प्यारा टॉपिक है। तो पटना कलम पेंटिंग हर साल 2 साल पर तो क्वेश्चन में अपीयर होते ही रहता है। तो जैसे कि पटना कलम पेंटिंग के आप नोट्स बनाने बैठे हैं, और उसमें आपने सब कुछ लिख दिया, ओरिजिन लिख दिया, उसकी विशेषताएँ लिख दी, उसका डिक्लाइन क्यों हुआ, और जो भी था सबने लिख दिया। अब बात आती है कि पटना कलम पेंटिंग में रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। तो अगर आप पटना कलम पेंटिंग का कुछ न्यूज़ अभी आप जाके गूगल पर सर्च करेंगे ना, मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था, ये बात मेरे दिमाग में अपने आप से तो आई नहीं थी, ये मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था।
तो आया था कि दिसंबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक लंदन में विलियम डालिम्पल के द्वारा, जो कि एक रेनॉन्ड हिस्टोरियन है, ऐसे तो हैं वो आयरलैंड के, सॉरी मतलब हाँ वो उधर नहीं कहेंगे, लेकिन वो इंडिया में आके बस गए हैं और अब वो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो विलियम डालिम्पल के द्वारा दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक पटना कलम पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाया गया था लंदन में। अब बताइए ये बात आप लोगों से कितने लोगों को पता है? शायद मेरी हिसाब से शायद किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि ये आर्टिकल मुझे जाके लाइव मिंट ये आर्टिकल मुझे जाके लाइव मिंट पे मिला था, और ये बहुत पुरानी न्यूज़ भी है, लेकिन हाँ तो ऐसे ऐसी चीज़ें करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ इंटरनेट का एक्सटेंसिवली यूज कीजिए, इंटरनेट का एक्सटेंसिवली यूज कीजिए प्लीज़, उसको हल्के में मत लीजिए। चौथा बहुत ही नॉर्मल सा है कि ट्राई टू कवर एज मेनी डायमेंशंस ऑफ ए टॉपिक एज यू कैन। मतलब जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, जिसका भी नोट्स बना रहे हैं, उसमें आपके दिमाग में जो भी उसके आयाम आ रहे हैं सब कुछ कवर कर लीजिए। ओरिजिन, सोशल, कल्चरल, जो भी मतलब अलग अलग टॉपिक के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, सब कुछ कवर कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। और कुछ दिमाग में आए तो उसको मतलब ऐड करते भी जाइए, ठीक ना। तो इतना कुछ करना होता है एग्ज़ाम के पहले, इतना कुछ कर लीजिएगा, इनफ होगा। अब है कि एग्ज़ाम के समय क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें ये हम बात करेंगे इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये बात मैं पता नहीं कितने बार लोगों को बता चुका हूँ कि आपके एग्ज़ाम लिखने का मोटिव क्या होता है। आप जब आंसर लिखने जाते हैं, जब आप मेंस लिख रहे होते हैं, तो आप उसका एक सिंगल मोटिव होता है कि आपको एग्जामिनर को खुश करना है। तो वहाँ पे आपकी कोई भी आप कितने विद्वान हैं, आपको कितना नॉलेज है, ये सब कुछ भी काम नहीं आएगा। बस आपका एक सिंगल मोटिव है कि आप ऐसा कुछ लिखें कि उससे आंसर कॉपी चेक करने वाला इम्प्रेस हो जाए, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, है ना। तो और मैं बता रहा हूँ, कॉपी चेक करना अपने आप में बहुत बोरिंग काम है। एग्जामिनर जो लोग होते हैं हर दिन वो सेम चीज़ें चेक कर रहे होते हैं और बहुत बोरिंग हो जाता है उनके लिए। तो जब तक आपको उनका जब तक उनको आपका आंसर कुछ अलग नहीं दिखेगा ना, तो शायद वो आपका आंसर ऐसे ही स्कीम थ्रू कर लें और एवरेज मार्किंग कर लें। तो यहीं पे बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है आंसर का स्ट्रक्चर, कि आपका सबसे पहले आंसर का स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होना चाहिए कि एट फर्स्ट ग्लांस जब एग्जामिनर आपका कॉपी खोले ना, तो उसको आपका आंसर अच्छे से पढ़ने का मन करे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी बन जाता है। कंटेंट तो बाद में आता है, लेकिन स्ट्रक्चर पे 50% फोकस करना होता है और कंटेंट पे भी 50% फोकस करना होता है। ये दोनों ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर पे 10% और कंटेंट पे 90%, ये नहीं करना है, दोनों पे इक्वली फोकस करना होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या क्या मतलब कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए कुछ थंब रूल है, मैं वही बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फॉलो किए हैं, और होपफुली आप ये कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये है कि हमेशा पॉइंट फॉर्मेट का यूज़ कीजिए। आज से भूल जाइए कि पैराग्राफ फॉर्मेट भी कुछ होता है। प्लीज़, पैराग्राफ फॉर्मेट न्यूज़ रिपोर्ट जैसा लगता है देखने में, उसमें आपकी लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें आप खो देते हैं, मतलब उतने अच्छे से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। आपकी लिखी हुई चीज़ें पैराग्राफ फॉर्मेट में एग्जाम के द्वारा मिस हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ हमेशा पॉइंट फॉर्मेट का यूज कीजिए, प्लीज़ हमेशा पॉइंट फॉर्मेट का यूज कीजिए। पर आज से पैराग्राफ फॉर्मेट बिल्कुल भूल जाइए, ठीक ना। दूसरा, पॉइंट फॉर्मेट में जो यूज करना है ना, आपको बुलेट पॉइंट ऐसे ये सब यूज़ नहीं करना है। ये डैश हो गया, एरो हो गया, ये सब स्टार हो गया, ये सब बुलेट पॉइंट यूज़ नहीं करना है। ये हो गया, ये हो गया। हमेशा पॉइंट फॉर्म में जब भी पॉइंट लिखना 1 2 3 लिखिए, 1 2 3 4 5 6। इनफैक्ट रोमन भी जब तक जरूरी ना हो मत लिखिए। अगर आप सेक्शन के अंदर सब सेक्शन लिख रहे हैं तब ये सब यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 या फिर ABCD। लेकिन बुलेट तो यूज मत कीजिए, हमेशा 1 2 3 4 5 6 यूज कीजिए, जिससे आप मतलब एग्जामिनर को पता लगे कि जैसे आपने पटना कलम पेंटिंग की विशेषता लिखी है, तो आपको अगर आपने 15 विशेषता लिखी है तो उसको सीधे दिख जाए आपके नंबर से ही कि हाँ आपने 15 पॉइंट लिखे हैं। और ये सब आप बुलेट पॉइंट लिखेंगे तो ये सब चीज़ें वो छिप जाएंगी। इसलिए प्लीज़ सबसे पहले पॉइंट फॉर्मेट यूज़ करना, दूसरा हमेशा न्यूमरल्स का यूज़ करना है। बुलेट पॉइंट ये सब स्टार और एरो नहीं देना है। तीसरा, एक और गलती करते हैं, जैसे किसी भी क्वेश्चन में 2 पार्ट हो, फिर से मैं वही एग्जांपल लूँगा जो मैं पहले भी लोगों को बता चुका हूँ। दोनों पार्ट पे बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर जनरली 4 पेज में लिखा जाता है, ठीक ना। 1 2 3 4 4 पेज में लिखा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मौर्य कला की विशेषता बताइए और बुद्धिज्म का क्या इन्फ्लुएंस था मौर्य कला पे। तो बेसिकली जो बच्चे जो ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं ब्लंडर, कि ये तो एक तो क्या बोलते हैं, मौर्य कला की विशेषता पे 3 पेज लिख देंगे और अंत में जो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है उस पर आधा पेज लिख के छोड़ देंगे। बहुत ही गलत अप्रोच है, इसको मत फॉलो कीजिए।
जहाँ पे क्वेश्चन में जितने सेक्शन दिखते हैं ना वो सबके सब इक्वल, सबका इक्वल वेटेज होता है। वो भले वहाँ पे लिखा हुआ ना हो लेकिन चेक कॉपी वैसे ही होती है। इसलिए मत कीजिए, क्वेश्चन के सबसे पहले सेक्शन को समझिए कि कितनी सारी चीज़ें फुलफिल, कितनी सारी बातें पूछ रहा है, और वैसे ही उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए। और जितने ज़्यादा और जितने भी सेक्शन हो सबको इक्वल कवरेज मिलना चाहिए, सबको इक्वल पेजेस, इक्वल वर्डेड, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो जैसे उसी क्वेश्चन में जैसे आपको मतलब मार्क ला के फीचर के ऊपर 19 में 10 नंबर तो दे देगा एग्जामिनर, लेकिन चूंकि आपने विशेषता में 3-4 पॉइंट, ये क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस मार्क ला के ऊपर में आपने 3-4 पॉइंट लिखे तो आपको 19 में 3 नंबर देके छोड़ देगा, तो आपको टोटल मिलेंगे 38 में 30 नंबर। फिर आप बाहर आके बोलते हैं कि हम तो आंसर बहुत अच्छा लिखे थे, पता नहीं मेरा इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आया, पता नहीं हम तो बहुत अच्छा लिखे थे। यही होता है कि आप लोग नहीं करते इस बात पे फोकस कि बिल्कुल इक्वल देना है कवरेज, जितना भी क्वेश्चन है उसके, मतलब जितने भी क्वेश्चन का सेक्शन है उसको आंसर में। चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने आंसर में ज़्यादा हेडिंग्स बनाइए, ज़्यादा सब सेक्शंस बनाइए। क्वेश्चन के वर्ड सब, ये क्वेश्चन के वर्ड्स सब सेक्शन में अपीयर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन में इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म है तो सब सेक्शन में कहीं पे आपको दिखना चाहिए कि इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन ऑन मौर्य आर्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा सब सेक्शन बना सकते हैं बनाइए, और क्वेश्चन के प्लीज़ वर्ड्स को, क्वेश्चन के वर्ड्स को पकड़िए, उसको अपने उसमें उसको अपने क्या बोलते हैं, हेडिंग में यूज कीजिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए होंगे कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत मतलब सब सेक्शन बनाइए, सब हेडिंग्स बनाइए, मतलब आप आंसर को जितना नीटली डिसेक्ट कर सकते हैं कीजिए। बिल्कुल एकदम नीट स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, और दिखना चाहिए कि हाँ आंसर में बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, और अलग अलग सेक्शंस क्वेश्चन के अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ऐसा कैसे आपका आंसर जब आप पूरा लिख देंगे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और अगर आपने उसके अंदर के कंटेंट को थोड़ा भी मतलब थोड़ा एवरेज भी लिखा है ना, तो आपका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो कि वो आपके एवरेज कंटेंट को ढक देगा। इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर पर बहुत फोकस कीजिए प्लीज़। पांचवा आता है फ्लूडिटी एंड कोहेरेंस। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। कोहेरेंस तो ये होता है कि जैसे कि आपने पटना कलम पेंटिंग की मतलब विशेषता लिखना शुरू की, उसके फीचर्स लिखना शुरू किए हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए कि आपने पॉइंट 1 में लिख दिया कि पटना कलम पेंटिंग में मतलब ये यूज होता था, या गर्मी में बनाई जाती थी, या बरसात में जब भी बनाई जाती थी। आप सीधा पॉइंट 2 लिख रहे हैं कि पटना कलम पेंटिंग का ओरिजिन यहाँ हुआ था, और फिर आप पॉइंट 3 लिख रहे हैं कि पटना कलम पेंटिंग में मोर के पंख का यूज होता था। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब एक तरह की चीज़ें, मतलब कोहेरेंस बेसिकली ये होता है कि एक तरह की जो फीचर्स हैं या फिर एक तरह की चीज़ें हैं, मतलब एक जगह दिखनी चाहिए। शुरू में जब आप ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो लिखेंगे पटना ओरिजिन यहाँ पे हुआ था, फिर वो लिखेंगे कि यहाँ जब जो ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे उनको ये सब पेंटिंग बहुत पसंद आने लगी यहाँ, इसलिए यहाँ पे इतनी फलने फूलने लगी थी। फिर आपका जो अगले 4-5 पॉइंट आएंगे वो उसकी बनावट को लेके होंगे। फिर जो अगले 2-3 पॉइंट आएंगे वो उसको लेके होंगे कि वो पटना कलम पेंटिंग एक्चुअली किस बात मतलब बेसिकली कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बनाया जाता था। तो कोहेरेंस बेसिकली वही होता है कि एक तरह के पॉइंट या फिर एक तरह के टॉपिक्स एक साथ होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको हौच पौच मत कर दीजिए, वो काफ़ी गंदा आंसर दिखता है, फिर कॉपी चिकन वाला का दिमाग ख़राब होगा। भले ही आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हो लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत कीजिएगा। और फ्लूडिटी भी वही होती है, जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप करते हैं तो प्लीज़ मतलब एब्रप्टली जंप मत कीजिए, दोनों के बीच में जहाँ तक हो सके एक फ्लो बना के रखिए। बिल्कुल मतलब स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। ये जब मैं एक दो अपना मतलब किसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा या बताऊंगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको इसकी फील आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो जब मैं हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूँगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा था। मतलब एक स्मूथनेस होनी चाहिए, बिल्कुल एब्रप्टली जंप नहीं करना है, कुछ भी इधर से उधर नहीं भागना, बिल्कुल वो मतलब ये ना लगे कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, वो बहुत गलत इफेक्ट डालता है, वो काम मत कीजिए, ठीक ना। छठा ही बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है कि अपना क्या बोलते हैं,
सॉरी, हाँ ये कुछ आगे छूट गया था कि इधर नहीं, ठीक है। हम्म, हाँ यहाँ अच्छा छठा ये है कि जितना ज़्यादा डेटा फैक्ट ये सब हो सके डालिए, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा डेटा फैक्ट रट लेना है, डेटा भी काम भर कर रटना है, लेकिन जहाँ पे हो सके अपने आंसर को एनरिच कीजिए। वेग टर्म यूज करने से बचिए कि कम ज़्यादा अधिक ये सब। अगर कम ज़्यादा की जगह आप एग्जैक्टली फिगर लिख रहे हैं, एग्जैक्टली नंबर लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अपने आंसर को इंग्लिश करने में बहुत ध्यान लगाइए, और इसी में आपको हेल्प करेगा जो आप इतना एक्सटेंसिवली इंटरनेट ब्राउज करेंगे, इसी में हेल्प करेगा। कंटेम्प्रेरी सिनारियो हर आंसर में डालने की कोशिश कीजिए, कुछ भी करना कीजिए। जैसे कि मान लिए कि क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अगर आप फॉरेस्ट फायर का ही नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रैंडमली सर्च कीजिए ना कि अभी रिसेंट में वर्ल्ड में कहाँ कहाँ फॉरेस्ट फायर हुआ है। वो सब एग्जैक्टली आप दो तीन अगर जगह के नाम लिख देंगे ना, तो वो काफ़ी अलग इफेक्ट डालता है। वो आपके आंसर को बिल्कुल स्टैंड आउट करवाता है, और आपका पूरा पूरा मकसद ही वही है कि उस 100 कॉपी की भीड़ में आपकी कॉपी अलग दिखे, आपका आंसर राइटिंग और कोई, आप जहाँ पे एग्ज़ाम देने गए हैं उसका और कोई मतलब नहीं, बस वही सिंगल मोटिव है कि आपका कॉपी अलग दिखे बाकी कॉपियों से, और ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। सातवां, ये तो मैं नहीं करता था, क्योंकि अगर सही में अगर आपने अच्छे से आप अगर अच्छे से पढ़ के गए हैं ना, तो आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कभी अंडरलाइनिंग, मुझे एक बार याद है, एक बार अंडरलाइन किया था, वो भी 63rd मेंस के ज्योग्राफी में मैंने बस क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरलाइन किया था। उसमें मैंने ज्योग्राफी में थर्ड का आंसर लिखा था, वो शायद शायद बिहेवियरल ज्योग्राफी पे था, हाँ। तो उसमें पता नहीं अंत में 2-3 मिनट टाइम बच गया था, तो मैंने बस आज तक जो 4 मिनट दी उसमें बस मैंने एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। और ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कम नंबर है। मुझे लगता है कि मैं जितना लिख के आता हूँ, जिस तक होता है मुझे उस तक मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि अंडरलाइन एकदम करना ही नहीं, करेंगे तो बस आपने जो लिखा है वो तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरी अंडरलाइन नहीं करने के पीछे की एक वजह ये भी है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ बेकार लिखता ही नहीं हूँ एग्जाम में। तो मैं किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करके क्यों किसी दूसरे वर्ड के इंपॉर्टेंस को कम करूँ। लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आइडियली अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो 2 घंटे 50 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इतना अंडरलाइन करने टाइम नहीं बचता, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। आठवां, निष्कर्ष ये सब की बात है, हाँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ भूल गया था मैं, डिमांड ऑफ क्वेश्चन। आप लोग की एक और आदत है ना कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं, छोड़िए मैं आगे बताऊंगा, ये मैं डॉन सेक्शन में अलग से बताऊंगा, ये मैंने आगे कवर कर रखा है। हाँ, ये निष्कर्ष है, थोड़ा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, लेकिन एकाएक उसमें बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक नहीं हो जाना है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक 4-5 लाइन का होना चाहिए। उसमें थोड़ा मतलब पॉजिटिव आउटलुक हो, लेकिन बिल्कुल उसमें ऐसी बात भी नहीं कह दें जैसे साफ पता कि ये तो बकवास करे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ झूठ बातें ऐसे लिखने लगे जो नियर फ्यूचर में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक ना। और डिमांड ऑफ क्वेश्चन मेरी बात मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। हाँ, अब इसमें क्या क्या नहीं करना है उस आंसर राइटिंग के दौरान, है ना। ये मत कीजिएगा, ये बहुत कॉमन बात नहीं, बहुत मतलब छोटी बात है, बट फिर भी जब आप सब सेक्शन लिखते हैं ना, मतलब जब हेडिंग लिखते हैं ना, तो ये इंट्रोडक्शन हेडिंग कभी नहीं लिखा जाता है। ये हेडिंग लिखा जाता है निष्कर्ष वाला, लेकिन इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं लिखते हैं। हमेशा शुरू में जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं और यहीं पे 3-4 लाइन ऐसे आंसर लिखना शुरू करते हैं, ऊपर इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं, तो वो अंडरस्टूड होता है। तो ये काम नहीं कीजिए, इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं लिखना होता है, ठीक ना। दूसरा, हाँ यही मैं डिमांड ऑफ क्वेश्चन वाली बात कर रहा था। ये मतलब पता नहीं क्यों खास करके बिहार के बच्चों में ये टेंडेंसी मैं ज़्यादा देखता हूँ कि वो किसी भी क्वेश्चन को एज एन एस्से ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको क्वेश्चन का बस कीवर्ड दिखाई पड़ता है। फिर से मैं अपने वापस उसी एग्जाम्पल पे जाऊँगा, पटना कलम पेंटिंग वाले एग्जाम्पल पे। उनको पता नहीं कि क्वेश्चन में बस पटना कलम पेंटिंग ही दिखता है, उसके आगे कौन सा शब्द लिखा है, उसके पीछे कौन सा शब्द लिखा, कुछ मतलब नहीं है। और बच्चे सब कॉन्सियसली पटना कलम पेंटिंग पे निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। नो मैटर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुछ मतलब नहीं है, बस 4 पेज का उसमें सब कुछ लिख देना जो आपके नोट्स में लिखा हुआ था। ये बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच है, इसमें आपको नंबर मिलेंगे भी नहीं, भले आप कितना भी ज्ञान लिख के क्यों ना आए हों। तो बिल्कुल क्वेश्चन की डिमांड पे स्टिक करना है, और एस्से को क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को एस्से की तरह ट्रीट नहीं करना है। जिस इंसान ने भी क्वेश्चन कभी कभी आपको 5-6 लाइन का भी क्वेश्चन दिख जाएगा, उसमें आपको बस कीवर्ड दिखेगा, क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह।
तो वो क्वेश्चन छापने वाला मतलब या फिर क्वेश्चन सेट करने वाले जो भी हैं वो इतने तो ऐसे तो इंसान तो है नहीं कि उन्होंने 5-6 वर्ड मतलब 5-6 लाइन ऐसे ही लिख दिया क्योंकि उनको लिखने का मन कर रहा था। क्वेश्चन में एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। और प्लीज़ क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और आप अपने नोट्स से उस मतलब नोट्स में तो आप सब कुछ डायमेंशन कवर कर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में उसे आंसर में उसी चीज़ को टच कीजिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अलग अलग सेक्शन बनाइए कि कितनी चीज़ें पूछ रहा है, सबको अपने माइंड में ही अलग इतना इतना दे दीजिए वेटेज कि हाँ इसको इतना पेज लिखना है, इसको इतना पेज लिखना है। फिर आराम से हेडिंग लिखना शुरू कीजिए और हेडिंग में सिंपली अगर बहुत आपको हेडिंग लिखने दिखे तो सीधे क्वेश्चन के वर्ड को यूज़ कीजिए। वो इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को कि मतलब स्टूडेंट वही लिख रहा है जो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अपने आप में बहुत एक इफेक्टिव मेथड है कि अगर आप क्वेश्चन के वर्ड को अपने हेडिंग में यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरे पॉइंट का मतलब यही था कि क्वेश्चन का जन एससे की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर उनके एससे ही पूछना होता ना तो वो 10 टॉपिक दे देते, ऐसे ही वर्ड लिख के बोलते हैं इनमें से किसी 5 पेन निबंध लिख के लाइए। ये बहुत कॉमन, पर फिर भी लिख दिया। हमेशा एक सिंगल कलर पेन का यूज करना होता है। इनफैक्ट आप ब्लू में भी हो सके तो किसी 2 अलग अलग पेन का यूज मत कीजिएगा, सेम ही कंपनी के 3-4 पेन लेके जाइए। मेरा तो काफ़ी लकी पेन रहा है बटरफ्लो, मैं 4 मेंस इसी से लिखा, चारों अच्छा से निकलेंगे तो मैं उसको अपना लकी पेन मानता हूँ, सेलो बटरफ्लो, और अच्छा भी होता है ये। तो और बॉल पेन ही लेके जाइएगा, अलाउ भी नहीं होता जेल। और मतलब ऐसे तो खैर इस बार मेंस दिसंबर में, लेकिन वहाँ पे पसीना आने लगता है, गलती से एक दो बूंद पसीना गिर गया ना कॉपी पे तो पूरा कॉपी ख़राब हो जाएगा अगर आपने जेल पेन से लिखा हो तो। पेंसिल ये सब का यूज़ मत कीजिएगा, डायग्राम बनाने के लिए भी नहीं, सब कुछ पेन से कीजिएगा। उतना आप बीच में अगर आप पेन और पेंसिल में स्विच करते रहेंगे उसमें आपका 5-10 मिनट चला जाएगा और अंत में वही 5-10 मिनट आपको लगेगा कि मतलब पूरा आंसर में लिख नहीं पाया। बहुत ज़रूरी है कि आप सारे के सारे आंसर्स को टच करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। तो सिंगल कलर सिंगल सेट पेन का यूज़ किया, एक मतलब जो भी आपको पेन पसंद है उसका 5-6 पेन खरीद लीजिएगा। मैं तो पर्सनली बटरफ्लो ही यूज़ किया, बाकी सारे लोग पायलट पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है जो आपकी मर्जी हो, लेकिन बटरफ्लो काफ़ी अच्छा पेन है। और ग्रिप वाला पेन ही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो उंगलियां दुखने लगती है 36 पेज लिखते लिखते, बहुत ज़्यादा लिखना होता है। और हाँ एक चीज़ और है कि आपको हर आंसर में 3.5 से 4 पेज ही मिलेगा लिखने को, 3.5 से 4 पेज ही, तो उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। अगर आप खैर ये जब मैं वो करूँगा ना, जब GS पेपर नंबर 2 जब कवर करूँगा तो ये सब बातें मैं बताऊँगा। तो ये सब मैंने बात ये छोड़ रखा है। ये एक और बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ है भाई इस चीज़ से लोगों को लेके कि डायग्राम डायग्राम डायग्राम, मतलब कुछ नहीं करो बस डायग्राम बनाओ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। और डायग्राम आपकी सारी ज़रूरतें पूरी भी नहीं कर देगा। और मतलब ठीक है डायग्राम ज़रूरी है, खास करके जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, लेकिन कोचिंग वाले खास करके बच्चों को मन में ऐसा भर देते हैं ना कि वो लोग तो मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी जहाँ पर डायग्राम की नेसेसिटी बिल्कुल नहीं है वहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में ज्योग्राफिकल थॉट ही क्वेश्चन में डायग्राम बना देते हैं, गलत अप्रोच है ये। एक तो आपको एक तो देखिए डायग्राम वहीं बनता है जहाँ पे वहाँ पे जिससे वहाँ पे चीज़ों को कुछ समझने में आसानी हो। और दूसरी बात वो ना कि आपके पास लिमिटेड पेज होता है, वो कॉपी बहुत छोटी होती है, अभी आपने देखी भी नहीं होगी, वो इनफैक्ट A4 भी नहीं होता, लंबी सी कॉपी तो छोटी सी, वो बहुत जल्दी पेज भरता है। डायग्राम के चक्कर में आपका पेज भी जाएगा वो, और उस डायग्राम की उतनी जरूरत भी नहीं थी, और उस चक्कर में बची हुई जो आपके मन में बात थी वो लिख भी नहीं पाएंगे, आपको ज़्यादा अफसोस होगा। क्योंकि ये बहुत मतलब इससे बुरी बात और क्या होगी कि आपके मन में कुछ बात थी और आप पेज की कमी के चलते लिख नहीं पाए, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलते हैं। इसलिए डायग्राम जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। और यहाँ तो मतलब मैंने पूरा मेंस आंसर राइटिंग का जो भी डिस्कशन होता है उसका एक डिस्कोर्स ही मैंने यही देखा है कि बस कुछ नहीं डायग्राम बना दो पास हो जाओगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैंने पर्सनली मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने डायग्राम नहीं बनाए, लेकिन मैंने डायग्राम मोस्टली अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी में ही बनाए थे। और जैसे हिस्ट्री में तो मैंने कभी कोई डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसमें कभी नीड नहीं हुई। कुछ लोग पटना कलम पेंटिंग के लिए बिहार का मैप बना के उसमें पटना के आसपास के एरिया दिखा देंगे, कोई मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ आप अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डायग्राम वहीं बनता है जहाँ पे आप अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर रहे हो डायग्राम की मदद से, अदरवाइज वो डायग्राम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए प्लीज डायग्राम, और आइडियली अगर ठीक है बहुत आपके मन में मतलब मैं लोगों से बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग मैंने बहुत ये बात बैठ गई है कि डायग्राम बनाना है, इमेज बनाना है। अगर मन नहीं मानते कम से कम प्लीज़ 2 से 3 अगर हम ज़्यादा मत, वो भी जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी हो तब भी। ऐसा ये कोचिंग वालों की बात मत है कि डायग्राम के में कुछ होगा ही नहीं, वो बिल्कुल यही इंप्रेशन देते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे बहुत मिसगाइडेड होते हैं।
खैर ठीक है, यही इतना था जो मतलब ये सब बेसिकली गोल्डन रूल्स बोलिए, थंब रूल बोलिए, ये सब है। इस पर स्टिक कीजिए, ये सब बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन का आंसर लिख रहे हो, ये सब बिल्कुल काम आएंगे। इसके बाद में और भी अब मैं रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा, सॉरी रेगुलरली वीडियोज बनाऊंगा, और हम सेक्शन सॉरी जीएस पेपर 1 भी कवर करेंगे, जीएस पेपर 2 भी कवर करेंगे। उसमें किस सेक्शन को कैसे टैकल करना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, ये सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। और बहुत इनफ टाइम है, 2.5 महीने, मतलब अगर 3 महीने मान लेते हैं वैसे ना, चलिए 80 दिन मान लेते हैं, तो आराम से 25-25 दिन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, और 30 दिन अपना ऑप्शन काफ़ी है। जबकि मैं तो ज्योग्राफी ऑप्शन की बात करूं, जो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे बीपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शन का है, लेकिन फिर भी वो 30 दिन में कवर हो जाएगा। और आपका तो अपना जो भी ऑप्शन हो तो और कम टाइम में कवर हो जाएगा, इसलिए ये सबसे डरने की जरूरत नहीं है कि 2 साल प्रिपरेशन करना होता है, अंत में कुछ नहीं होगा। अगर आपका आज से भी कुछ बेस नहीं है, आज से लग जाए बिल्कुल आराम से निकल जाए, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है नहीं है। बस लोगों के मन में डर बैठ गया है, और डर बैठाया भी गया है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, इसलिए ये सब मतलब अनकन्वेंशनल मेथड को फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ बातें बताई जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स हैं। बहुत सारे लोगों को अटपटी भी लगी हुई कि जैसे मैंने शुरुआत ही की कि कोई भी टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है या कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन हाँ ये सब मतलब थोड़ा सा स्मार्टली पढ़िए, उतना इनफ होगा, ठीक ना। काफ़ी होता है ये 80 दिन, बिल्कुल ईजिली निकलेगा। और ये सब मीडियम मीडियम का भी टेंशन मत लीजिए कि मैं तो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये है, मैं तो ऑप्शनल ये है। अपना ऑनेस्ट रहिए और कंसिस्टेंट रहिए, और कुछ नहीं, तीसरी चीज़ और कुछ नहीं चाहिए होती है। चलिए इतना ही आज के लिए काफ़ी था। आगे वीडियो बना के मैं डालते रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो अपने और भी जो लोग मेंस लिखने के होपफुल हों, या जिनको मेंस आंसर राइटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही हों, इस उनके बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर और भी लगातार वीडियोज आएंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।